Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विवेक बजाज। कैसे कर रहे हैं आप? कोई कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास। देख रहे हैं कि नहीं फेस टू फेस रेगुलरली? फर्स्ट टाइम जुड़े बहुत, अरे यार फर्स्ट टाइम आए तो वेलकम। आप फेस टू फेस के साथ जुड़िए। ये तकरीबन 228 या 229वां फेस टू फेस है। देखिए गिनती भूल गया मैं, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक देखिएगा वीडियो, बिकॉज वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा और फिर आप बोलेंगे मज़ा ही नहीं आया, है ना। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर में बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग मिलने वाली है, बिकॉज आज जो गेस्ट आए हैं इनका मार्केट में इतना एक्सपीरियंस है, और इतने से टाइम में 1 घंटे 1.5 घंटा जितना मुझे मिलेगा इनसे, उसमें इतना कुछ लेने वाला हूँ कि आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो टुडे वी हैव समवन, वो एक बहुत बड़ी संस्था एडलवाइस, जो कि आज भी है और पहले बहुत ही बड़ी थी संस्था, उनके सीईओ रहे हुए हैं और मार्केट में बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है। ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए से एक बहुत ही आम सीए, लेकिन गजब काम इन्होंने किया था मार्केट में, और आज एक बहुत ही उम्दा फंड मैनेजर है, अपना पीएमएस चलाते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, मज़ा आएगा। आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि इतना लर्निंग मिलेगा, और आपको भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि लर्निंग बहुत मिलेगी। तो दोस्तों लेट्स वेलकम इन दिस वीडियो, विल वेलकम विकास खेमानी। वेलकम विकास सर टू दिस पॉडकास्ट। वेरी एक्साइटेड टू हैव यू। Thank you, Vivek, and likewise, I've heard so many things about you. You're doing a great job. So अच्छा है, आपसे आज बात करके मज़ा आएगा। थैंक यू सर। देखिए आप लोग आते हैं, मेहनत करते हैं, कलकत्ता आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको लग रहा है कि ये लड़का कुछ कर रहा है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। आप आए हैं, विजय केडिया साहब आए थे, और भी बहुत लोग आ रहे हैं, और ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ना इंडिया में, इतनी ज़बरदस्त नीड है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक फाइनेंशियल इलिटरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे अपने फाइनेंसेस हैंडल करने चाहिए। और मेरा ये मानना है हर आदमी को, चाहे वो हाउस वाइफ हो या कोई बिजनेसमैन हो, आप फाइनेंस से जुड़े हुए हो या नहीं हो, फिर भी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी जो है बहुत मस्ट है। और आप जो एक काम कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ हद तक लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, और आई एम श्योर आने वाले समय में और बढ़ाई होगा ये। जी जी। अच्छा विकास जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर, ये जो जर्नी आपकी, इस वीडियो में वो जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पर इंडिया स्टोरी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ यू। बहुत ही एकदम बहुत पीछे जाइए, जितना फ्लैशबैक हो सकता है जाइए। 10 साल 11 साल के भी होंगे तभी भी जाइए। आपके बारे में बताइए। आई एम नॉट हर्ड मच अबाउट यू, तो मे बी वी शुड नो मोर अबाउट यू। So I was born in a very small town in Rajasthan called Mandava. It's about 200 kilometers from Jaipur. तो वहाँ पे पैदा हुए थे, और स्कूलिंग बहुत ही प्रिमिटिव थी। फॉर्मेटिव ईयर्स जो जैसे होती है छोटे गांव में, वैसा ही था। तो 9th क्लास तक वहीं पढ़े, और हिंदी मीडियम में से थे। ठीक था, चल रहा था। वहाँ पे दादाजी के साथ में रहते थे, पिताजी लगभग बाहर रहते थे। तो जो उनके साथ सीखा तो ये था कि एक थोड़ा जो बिजनेस की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई, स्कूल के बाद सीधे दादाजी के पास दुकान पे पहुंच जाते थे। अच्छा। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे सीखने को मिला, काम में हाथ बटाने में, जैसे कोई भी मारवाड़ी के घर में होता है, हमारे सबके फैमिलीज़ में। तो हाँ, तो वो एक शुरू से ही बिजनेस के प्रति रुचि रही थी। वो पता नहीं कैसे पैदा हुई, हो सकता है वो उनके साथ ही बैठे बैठे होने लग गई थी। और फिर मेरे फादर जो हैं वो माइग्रेट हुए, हम सब पूरी फैमिलीज़ को लेकर सूरत आए। ओके। तो उनके साथ हमारा फिर सूरत आना हुआ। तो पहली बार मैं एक छोटी जगह से बड़ी, तो ऐसा लगा कि कहाँ आ गए। अच्छा। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपोजर टू अ सिटी। बट ठीक है, वहाँ आए, वहाँ पे थोड़ा और नज़रिया बढ़ा, सीखा, देखा दुनिया। और वहाँ पे मैंने अपनी कॉलेज की पूरी एजुकेशन की, और वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा, मेरी शुरू से जैसा कि मैंने बिजनेस में रुचि रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में रुचि रही है। तो जब भी मैं कोई टीवी देखता था और कहीं कोई धीरू भाई अंबानी का कुछ आता था, आदित्य बिरला साहब का कुछ आता था, तो मैं चिपक जाता था और सुनते रहता था। तो उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, तो उनके जो भी न्यूज़ चैनल में आते थे सुनता था उस टाइम के डीडी के ऊपर। तो वहाँ से मेरा एक शुरू से रुझान रहा कॉर्पोरेट सेक्टर को देख के। तो जब मैं सूरत था और हर्षद मेहता की पूरी तेजी आई, अच्छा। और मैं गुजरात में था, तो गुजरात तो आपको पता है गढ़ है इन्वेस्टिंग का, और सब आईपीओ मार्केट का बूम था। तो मेरे पिताजी एक छोटे बिजनेसमैन थे वहाँ पे, हमारा टेक्सटाइल का, साड़ियों का काम था उनका। तो मैं उनके बिजनेस में थोड़े थोड़े पैसे निकाल के
मार्केट में IPO में लगाना वो सब चालू किया था, और बहुत होशियार समझा था मैंने अपने आप को कि पैसे बनाए भी थे, क्योंकि वो तो सबने बनाते हैं, शुरू में तो सब बनाते हैं। तो IPO में लगाना, पैसा बनाना, पर कुछ ज़्यादा अक्ल नहीं थी, कुछ बुद्धि नहीं थी कैसे देखते, कुछ बस सुनी सुनाई बातों पे करते थे। और उस जर्नी में काफ़ी जब वो क्रैश आया तो सब कुछ साफ हो गया। तो बहुत दुख हुआ कि पिताजी का एक बहुत बड़ा, उनके जो बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे तो उनके पूंजी में से काफ़ी हद तक नुकसान कर दिया। तो उस टाइम थोड़ा ठाना कि नहीं, अभी तो कुछ करना पड़ेगा। आपकी क्या उम्र थी? तो उस टाइम पे करीबन 76 बॉन्स, मतलब 20-21 साल की उम्र। हाँ, 21 साल की उम्र में, मतलब काफ़ी तो वही, तो उनको वही दुख हुआ उससे। तो इतना पैसा तोड़ा उनका, और कुछ हद तक लोन भी लिया हुआ था, तो चलो कोई नहीं। तो एक फिर सोचा कि यार ये तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। और उस टाइम मैंने BCom चालू था, मैं CA करना था मेरे को। तो मैंने CA का फॉर्म भी भर दिया था। फिर समझ में आया कि अगर ये मार्केट का कुछ सीखना है तो सूरत शायद जगह नहीं है, तो बॉम्बे चलना पड़ेगा। तो फिर मैंने CA का अपना इंटर तक जो भी हुआ वहाँ करके फिर मैं बॉम्बे आ गया। और बॉम्बे आके और ये ठाने की जब तक सीखूंगा नहीं तब तक करूंगा नहीं। तो पहले सीखना है जो भी है, क्योंकि कैपिटल टूट चुकी थी, हौसला टूट चुका था, करना था बट आता नहीं था। तो आया, फिर सबसे पहले टारगेट CA पूरा करेंगे। फिर बाद में नौकरी करी थोड़ी, एक ड्रीम जॉब होती है ICICI सिक्योरिटी, जो उस टाइम की सबसे पहले लोग डे 1 जॉब होती थी, किसी भी कैपिटल मार्केट में एस्पिरेशन उस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की होती थी। वहाँ पे गए, वहाँ पे रिजेक्ट हो गए, फिर वापस ट्राई किया तो संजोग से सेलेक्ट हो गए 1.5 साल बाद। तो वहाँ पे 2-2.5 साल नौकरी किया। उस पीरियड में काफ़ी सीखा। उस टाइम टेक्नोलॉजी की तेज़ी थी, 99 से 2001 के बीच में। तो वहाँ पे पूरा सीखा, वहाँ पे 3-4 मार्केट की काफ़ी बारीकियाँ सीखी। हालांकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा खुद इन्वेस्ट नहीं करता था। हाँ, जो भी मेरी सैलरी आती थी, खर्चा बचने के बाद में ब्रोकर के पास ही जाता था पैसा। मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा मेरा ब्रोकर मेरी सैलरी का इंतजार करता था। क्योंकि पहले ही माल खरीद लेते थे, और पर वो छोटा अमाउंट होता था, 8,500 रुपये की सैलरी, वो बढ़ के ISEC में 20,000 हुई, तो उसमें कितना बचेगा। तो पर फिर भी जो भी करता था, हमेशा वो एक था कि कुछ बनाना है, पैसा बनाना है, वो थी धगस, जिसको बोलते हैं कि बनाना है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कैपिटल, उस बार मेरे को बोरो नहीं करना था, किसी से मांगना नहीं था, तो उस हिसाब से कर रहे तो बनाया। वहाँ पे भी उस टेक्नोलॉजी की तेज़ी में भी पैसा बनाया। पर जैसे कि वो केतन पारेख स्कैम हुआ, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 70-80% जो बनाया सब चले गया। हाँ, उस टाइम कैपिटल बेस अच्छा नहीं था, तो कोई ये नहीं हुआ। तो बट ये था कि तो उसी समय पे संजोग से मेरी जो एडलवाइस के अंदर के जो फाउंडर है राजेश साहब, उनसे भी बातें चल रही थी। उनकी भी कुछ विजन थी कि कुछ बड़ा बनाते हैं, मैं भी कुछ सोचा था करना है। तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई और एडलवाइस मैंने ज्वाइन किया, जब एक वो छोटी कंपनी थी। तो वहाँ पे एक फिर लंबी नया दौर का शुरुआत हुआ 17 साल का। यहाँ पे मैंने काफ़ी बिजनेसेस बनाए, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मैनी मोर। पर वहाँ पे मैंने बिजनेस बिल्ड करने को बारीकियों से, स्केल कैसे बनाते हैं सीखा, मार्केट को इन्वेस्टिंग करना सीखा, रिसर्च कैसे करते हैं सीखा। पहले सबसे पहले मैंने शुरुआत की इक्विटी डेरिवेटिव्स से। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स क्योंकि वो एक नया फील्ड था, तो उसमें बहुत अच्छी, जबकि मेरा डेरिवेटिव में कोई बैकग्राउंड नहीं था, पर वो सीख के चालू किया। फिर डेरिवेटिव में थोड़ा समझ में आया, सीखा, बनाया, फिर चालू किया कैश इक्विटी रिसर्च को। तो धीरे धीरे बनाते बनाते एक जर्नी चलती गई, समझ आती गई। और एक ये था कि एक संजोग से अच्छी बात है, कभी डर नहीं लगा कि क्या होता है, आपके पास कुछ खोने को नहीं होता, तो डर नहीं लगता है। तो कभी भी डर नहीं लगा कुछ भी करने के लिए। तो वो जो फियरलेस एक एटीट्यूड था, उससे क्या कुछ भी ट्राई करने के लिए तैयार रहते थे। जो भी आए ट्राई करो। और कभी कोई थप्पड़ भी पड़ी और कोई सेटबैक भी लगा तो कोई बात नहीं, वापस खड़े हो जाते थे। वो एक जो था, उससे मुझे लगता कभी डिसअपॉइंट ज़्यादा हुआ नहीं मैं। तो चलती रही, एक अच्छी जर्नी थी। 17 साल बहुत सारा काम किया, बहुत सारे बिजनेस बनाए, बहुत सारे स्केल बनाए। आई थिंक 0 से हमने मार्केट लीडरशिप स्टेटस पे सारे के सारे बिजनेस बनाए। हम IPO में नंबर 1 हो गए थे। ब्रोकिंग में हमारा मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 5-6% चले गया था। जो बिजनेस किए बहुत अच्छे से किए, और हमारा नाम बना हर फील्ड में जहाँ पे भी हमने काम किया। तो वो नाम से एक ये भी कॉन्फिडेंस आया कि भाई आप बिना किसी सपोर्ट से, बाहर से, हमने कोई किसी से नॉलेज, हमारा सबका खुद का ही नॉलेज लेके हमने बनाया, किसी से बाहर से कुछ मांगा नहीं, कोई JV नहीं किया, कोई नॉलेज इम्पोर्ट नहीं किया, सब नेटिव नॉलेज से ट्रायल एरर करके बनाया। तो ये कॉन्फिडेंस आया कि अगर आपके पास कमिटमेंट है, डिजायर है, थोड़ा भी कॉमन सेंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो फिर चलता रहा, जर्नी चलती रही। और फिर एक जैसे कि कहते हैं ना कि वो
मारवाड़ी बैकग्राउंड से आता, तो हमेशा कुछ अपना करने की तो जी। ख्वाहिश हमेशा से थी। जी। तो वो जर्नी 2018 में एडवाइस छोड़ा और 19 में कार्नेलियन चालू करके हो गई। लवली। तो इन ऑल अलोंग दिस जर्नी ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग के तो बहुत सारे लंबी लंबी बातें करते ही रहते थे वो तो। जी। पर एक जो अच्छी जर्नी रही, इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, जितनी शायद मेरी कैपेबिलिटी नहीं उससे ज़्यादा ही पाया। सो भगवान बहुत अच्छे किया। एक्चुअली हम्बलनेस के रीजंस होते हैं और वो क्लियरली दिखते हैं लोगों में जो हम्बल होते हैं। क्योंकि हम लोग पर्सनल बातें कर रहे हैं तो एक सीए क्वालिफिकेशन और कई एस्पायरिंग सीएज हैं यहाँ पे सुन रहे होंगे या सीए ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मार्केट में आप जो जर्नी जिए वैसे जर्नी जीना चाहते हैं। तो फ्यू इनपुट्स फॉर देम कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टॉक मार्केट में बड़ा करना है तो क्या सोच होनी चाहिए, हाउ टू अप्रोच। जैसे आपने आईसेक में बैक ऑफिस में ज्वाइन किया था, बिल्कुल, तो वो आपने बोला कि भाई मेरे को घुसना है तो मैं एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ कहीं पर भी। बिल्कुल। आपको कभी भी, जैसे आपने बोला कि कुछ बड़ा बनना है, तो मैं कहूँगा कि कोई भी, चाहे आप सीए हो या नॉन सीए हो, ये मत सोचो मुझे बड़ा बनना है। आप ये सोचो कि मैं वो काम करते जाना है और काम में जो भी करूँगा बढ़िया करूँगा और मन लगा के करूँगा और पूरा कमिटमेंट और डेडिकेशन से करूँगा। वो अगर है ना तो आउटकम तो अच्छा होना ही होना है। क्योंकि जब आप अपने फुल 100% देते हो और फुल कमिटमेंट और डेडिकेशन देते हो तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुलती जाती है। जैसे मैं आपको बोला, मैं आईसेक, जब मेरे को उस समय अंग्रेजी बोलने नहीं आती थी, तो मैं आईसेक का इंटरव्यू गया फर्स्ट इंटरव्यू, उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूँ। फिर मैं बोला अगले 1 साल में अपने पूरी तैयारी करेंगे और आएंगे। फिर संजोग से पर मेरी इतनी इच्छा थी कि मेरे को करना ही है ज्वाइन, वो हो गया। पर उन्होंने बोला हम बैक ऑफिस में लेंगे। ऐसे कोई बात नहीं, बाकी मैं फिगर आउट कर लूंगा, आप मेरे को एक बार ले तो लो। जब अंदर गए तो हमने इतना काम किया कि वो मेरे सारे सीनियर्स थे, अपना सारा काम मेरे को देके चले जाते थे। मैं रात को 12-12 बजे तक काम करते रहता। मैंने कभी किसी को ना नहीं बोला, जो देना दे दो, आई विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो फिर क्या है, सामने वाला आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी ग्रोथ की सोचता है। अगर आप उनकी प्रॉब्लम की सोचते तो आप उनकी ग्रोथ। मैंने कभी भी नौकरी समझ के काम नहीं किया, मतलब मेरा काम है। तो वो फुल डेडिकेशन कमिटमेंट जब होता है तो आपके पास अलग अलग दरवाजे खुलते रहते हैं। और वो जब दरवाजे खुलते हैं तो आपकी चाहत होती रहती है। तो मैं कोई विजन नहीं था। हाँ, दरवाजे खुलते रहे, मैं पूरा काम करते रहा और अपॉर्चुनिटीज आती रही, अटेंड करते रहे। तो मैं ये कहूँगा अगर सीए भी है, आप जो भी है, एक तो सबसे पहले सीए कोर्स आपको, जिसमें इसके सक्सेस रेट है, उसको आपको पूरा मेहनती तो बना देता है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि एक बहुत अच्छा हर ऑलराउंड एक्सपीरियंस देता है, टैक्स को लेके, अकाउंट्स को लेके। आजकल तो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे काम कर रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, काफ़ी अच्छा, आई थिंक बहुत अच्छा कोर्स हो गया है। तो ये आपको रिगरस बनाता है, आप में ग्रिड लाता है, आप में, तो आप एक तैयार तो हो। और दूसरा ये चीज़ है कि इन्वेस्टिंग के लिए फाइनेंशियल आइडिया समझ में आना बहुत जरूरी होना चाहिए। और हमारे पास एक अच्छी एडवांटेज है कि हम बैलेंस शीट पढ़ के बहुत कुछ समझ सकते हैं, राइट, वो जो शायद दूसरे लोगों के पास नहीं होती है। तो वो एक अच्छा एडवांटेज है सीए के पास। और सीए जनरली लोगों को बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ठीक होती है, स्पेशली अगर आप माड़ो गुज्जू बैकग्राउंड से हो तो आपको वैसे भी इनेट थोड़ी बिजनेस की समझ होती है। तो मुझे लगता है सीएज आर वेल पोजिशन टू मेक इट बिग। बट आई ओनली से कि आप बड़े बनाने और जल्दी बनाने में जाओगे तो हमेशा कुछ ना कुछ गलती करोगे। मैंने भी, जैसे मैं जब बता रहा हूँ, मैं बिना कुछ नॉलेज के मैं जंप किया, पिताजी का पैसा तोड़ा, हर्षद मेहता में। मैं सोचा मेरे को सब आता है, क्योंकि शुरू 1 साल में इतना पैसा बना कि मुझे लगा मुझे सब आता है, मैं किसी की सुनता नहीं था। पर वो अक्ल का भाई जब पैसा टूटा तो आपको फेलियर्स भी, नुकसान भी बहुत कुछ सिखाता है। जब हमारे लिए सब कुछ सक्सेस होता तब हमको लगता है हमको सब आता है, पर वो हमको नहीं आ रहा होता है। करेक्ट। तो इसलिए हमको सीखना जरूरी है, पूरा डेडिकेशन कमिटमेंट बाद आगे सब बढ़ सकते हैं। अच्छा, सक्सेस की बात करें और फेलियर की बात करें तो अभी पिछले 3-4 साल से डेरिवेटिव्स बहुत बड़ा हो गया है और सक्सेसफुल लोग भी हैं और नॉट सो सक्सेसफुल लोग भी हैं। और आप डेरिवेटिव मार्केट का D1 से आप मार्केट में इन्वॉल्व है। तो एक इवोल्यूशन बताइए कि डेरिवेटिव कैसे इवॉल्व हुआ। आई मीन हिस्टोरिकली अपने को पता है, फैक्चुअली पता है, बट आपके हिसाब से डेरिवेटिव मार्केट जो चालू हुआ था और जो अभी है उसमें कितना डिफरेंस आ गया है, और अभी क्या लग रहा है आपको फ्यूचर? अभी को इतने लोग सब ऑप्शन ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। बहुत बड़ा है, मेरे को अभी भी याद है, डेरिवेटिव्स का पहला ट्रेड मैंने किया एक्सचेंज पे। अच्छा। आईसीएसएक में था हमने। अच्छा। तो पूरा जब डेवलप हो रहा था तो मैं एनएससी के साथ जाता था, हमने पूरा, मैं मिडिल ऑफिस में था तो मैंने पूरा सेट किया था। तो तब से मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था, नहीं तो मेरे कोई एजुकेशन बैकग्राउंड थी नहीं। सो इनिशियली वो खाली फ्यूचर्स आए, खाली 3 फ्यूचर्स थे। फिर 3-4 साल बाद उन्होंने और प्रोडक्ट बढ़ाए, ऑप्शंस डाले। सो एंड आई रिमेंबर इन 2002-03 निफ्टी इम्प्लाइड वॉल्स करीबन 25 से 30% होती थी।
आप समझ सकते हो उस टाइम कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, राइट। पर धीरे धीरे मार्केट काफ़ी इवॉल्व हुआ, स्टॉक फ्यूचर्स बाद में आए, उसके आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई। सो आई थिंक मार्केट्स हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, बट ऑप्शन ट्रेडिंग जो पिछले 7-8-10 सालों में हुआ है, थैंक्स टू आई थिंक रिटेल पार्टिसिपेशन, HFT, लॉट मोर एफिशिएंसी, तो ये काफ़ी डेवलप हो गया है। मैं यही कहूँगा कि इसमें लॉट ऑफ पीपल जो रिटेल पैसा, हमेशा सेबी की स्टेटिस्टिक्स भी आई है कि 90% प्लस लोग पैसा नुकसान करते हैं उसमें, तो इसको लॉटरी समझ के जो करते हैं वो पैसा नुकसान ही करेंगे। पर ये एक अच्छी टूल है, चाहे आप इसको हेजिंग समझ सकते हैं या लेवरेज टूल समझ सकते हैं। आप उसको समझ के करेंगे तो आपका नुकसान है, फायदा है, और अगर आप बिना समझे करेंगे, लॉटरी समझ करेंगे तो नुकसान है। और अनफॉर्चुनेटली रिटेल में ज़्यादातर लोग वैसे लॉटरी समझ के करते हैं, तो उसकी वजह से लोग पैसे का नुकसान करते हैं। तो मैं ये कहूँगा जो भी करे समझ के करें। करेक्ट, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ के कर सकते हैं। बिकॉज एडलवाइस एक बहुत ही नामी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म इंडिया में, आई थिंक नंबर 1 एक पॉइंट पे थी, अभी तो मेरे को नहीं पता क्या स्टेटस उसका, और डेरिवेटिव ट्रेडिंग करके उन्होंने अपने आप को स्केल अप किया, और वहाँ पर तो दिग्गज थे सब जो ट्रेड करते थे। हाँ, वहाँ से निकल के भी अब वो लोग बहुत बड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो समझ के अगर काम करें तो डेरिवेटिव में पोटेंशियल है आपके हिसाब से, आज भी अगर किया जाए तो। बट एक आम आदमी जब आता है तो उसको चालू कैसे करनी चाहिए, डेरिवेटिव से कि कैश मार्केट से? बिल्कुल कैश मार्केट से, मैं तो नहीं कहूँगा डेरिवेटिव से उसके करनी पास तो चाहिए। पैसा ही नहीं है सर, 1-2 लाख रुपए तो नहीं, ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है कि मेरे पास छोटी कैपिटल है तो मैं बड़ा नहीं बना सकता। देखिए, हर आदमी के पास छोटी होती है। जैसे मैंने कहा, मेरी सैलरी 8,500 रुपया थी, मैं उसमें मेरा खर्चा करके मेरा 2,000 रुपये बचता था, वो इन्वेस्ट करता था। तो पर वहीं से तो शुरुआत हुई ना। प्रॉब्लम क्या होती है आज के समय में, थोड़ा बिकॉज ऑफ ये सोशल मीडिया की प्रिविलेंस, या सबको जल्दी चाहिए, सबको ओवरनाइट मिलियनेयर बनना है, वो ही सबसे बिग सोर्स ऑफ रिस्क है। आप अपनी छोटी कैपिटल से चालू करो। इससे क्या होता है, हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं पर उनकी जर्नी को नहीं देखते हैं। जैसे आज आप, चाहे मैं अपनी बात नहीं करूँ, किसी की भी देखिए, आज मेरे को 25-26 साल हो गए मार्केट, और अगर मार्शल मेहता अगर तो 36 साल हो गए मार्केट, 30 साल हो गए मार्केट में करते हुए, राइट ना। अगर मैं उस जर्नी को देख के, तो आज थोड़ा बहुत जो भी आप अगर मानते हैं मैंने कुछ किया है, तो 30 साल की बात है ये, राइट। ये जर्नी में पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आए हैं। मैंने तो, मेरे पास तो कैपिटल बोरो की, तोड़ी, फिर अपनी सैलरी से बचे हुए पैसे से चालू किया, और उससे से बनी। तो ऐसा नहीं है कि छोटी कैपिटल से आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। आप अपने बहुत बड़े लेजेंड इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी हैं, उन्होंने तो 5,000 रुपये से चालू किया ना, तो उनके पास कौन सी बड़ी कैपिटल थी। तो प्रॉब्लम यही है कि लोग जल्दी बनाना चाहते हैं, वहीं पे सोर्स ऑफ सारी प्रॉब्लम है। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे ऑफिस में मेरा एक बच्चा काम करता था, वही कोविड के अंदर, उसने मतलब ऑप्शन में ट्रेडिंग कर करके 5-7 लाख रुपए तोड़ दिया बोरो करके। अभी वो सैलराइड पर्सन है, उसको अगले 10 साल प्रॉब्लम रीपे करने में लग जाएगा, अगर उसके 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी है ना। ये जो है ना, ये बहुत डेंजरस है। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा, नो मैटर आपको कोई कितने लोग बोले, आप इस रिस्क में मत जाइए, आप इस ट्रैप में मत फंसिए। ये ट्रैप है, आप शुरू में पैसा बनाएंगे, पर वो ये जुआ है। आप पूरा नॉलेज लीजिए, मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। डेरिवेटिव्स तो आप बाद में कीजिए जब आपको समझ में आ जाए। डेरिवेटिव्स इज ओनली एडिशनल हेजिंग और लेवरेज टूल। हेजिंग और लेवरेज तो आप जब करते हो तो आप पहले इन्वेस्टिंग करते हो, अगर आप बिना उसके करते हो तो ये सट्टा है फिर। और अब सपोज किसी के पास 2 लाख रुपए हैं, अब उसको लिवरेज तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 2 लाख को 4 लाख तो बनाना होगा ना जल्दी। नहीं, क्यों बनाना होगा? अब 2 लाख को 4 लाख बनने में 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, तो कैसे चलेगा? वही तो बोल रहा हूँ, आप जल्दी कर रहे हो। नो, अगर 2 लाख को आप 2 लाख को, मैं बताता हूँ कितने लोगों को मैं जानता हूँ, मतलब 2 लाख को आप 5 साल में 20 गुना भी कर सकते हो। पर आप उसको इन्वेस्टिंग के हिसाब से कर सकते हो। इन्वेस्टिंग आप उसको नॉलेज एक्वायर करो, क्यों नहीं कर सकते हो? अच्छा। कितने स्टॉक्स बताता हूँ मैं, जो मतलब 10 साल के पीरियड में 100 गुना भी हुए। तो मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए लगाया और 100 गुना होगा तो कितना रुपया होता है? बात तो सही है। तो ये गलत फहमी है। एंड मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो 2 लाख इन्वेस्टिंग करके, नॉलेज एक्वायर करके, क्योंकि आपको छोटी कैपिटल से आपको ये नहीं है कि आप 2 लाख को इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो। ऐसा मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने छोटी कैपिटल से बड़ा पैसा बनाया। तो और वो 2 लाख अगर आपका नुकसान हो गया तो आपको वापस कॉन्फिडेंस भी गेन करना पड़ेगा और कैपिटल भी गेन करना पड़ेगा टू रीस्टार्ट। तो वो है कि आपको किस तरह की रिस्क लेनी है, वो तो आप पे। पर मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं सबको ये बोलता हूँ, हमारे सब लोग आज के जो भी यंगस्टर्स हैं, सब यंगस्टर्स को यही है कि जल्दी बनाना है। आपको ये डिसाइड करना है आपको जल्दी बनाना है, ज़्यादा बनाना है, दोनों नहीं हो सकता है।
ये तो है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ही क्लोज करते हैं। इट वाज ऑल अबाउट विकास एंड हाउ ही हैज़ लिव्ड अमेजिंग जर्नी, बहुत ही इंस्पायरिंग है। फ्राइडे को कल 5 बजे मेन वीडियो रिकॉर्ड करूंगा अभी, जहाँ पर हम इंडिया स्टोरी की बात करेंगे और क्या क्या थीम्स है जिसमें हम एज अ आम आदमी इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं 5 बजे। राइट, वैसे हम लोग जो आम आदमी होता है वो जनरली इंडेक्स का वैल्यू को हिस्टोरिकल एवरेज से देख लेता है। तो उन्होंने देखा हुआ निफ्टी 5,000, 6,000, 10,000 और अभी निफ्टी 21,000 हो रहा है, तो बिलीव नहीं होता है कि ये तो बहुत महंगा हो गया। अब रोड पे अगर बात करेंगे लोगों से तो लोग यही बात कर रहे हैं, बहुत महंगा हो गया, कब गिरेगा कब गिरेगा। तो ये धारणा को कैसे चेंज करें, सोच को कैसे चेंज करें? 20 साल में उस पीरियड में आप देखिए, क्योंकि हर टाइम मार्केट को लगता है गिरे, मार्केट गिरा भी होगा बहुत बार। हाँ। यूपीए 1 आया, यूपीए 2 आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 3G स्कैम, कोल स्कैम, अपने फ्रेजाइल 5 हुई इंडियन इकोनॉमी, एनपीए साइकिल में से हुई, डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, आईएलएफएस क्राइसिस आया, यूक्रेन वॉर आया, पेंडेमिक आया, इजराइल वॉर आया। आप जो कुछ रिस्क सोच सकते हैं वो सोच सकते हैं, वो सब हो गए। मैन मेड, जियोपॉलिटिकल, कैलेमिलिटी, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं सब हो चुका है। इसके बहुत सारे कि उस समय में जब आप 2003 में किसी को बोलो कि इंडेक्स 20 गुना हो जाएगा तो लगता है क्या बात कर रहे हो भाई, पॉसिबल है क्या? हो नहीं सकता है। तो एक इन्वेस्टिंग जर्नी में जब मैं उतर रहा हूँ, जैसे रेज्यूम करते हैं कि मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, तो मेरे पास छोटा कैपिटल है। नाउ आई वांट टू बिल्ड अ लार्ज कैपिटल आउट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो टिपिकली वी स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड सही है, ने बहुत सही इस्टेब्लिश कर लिया इस चीज़ को। अब वहाँ से मेरा SIP जर्नी चालू हो रहा है। मेरा मन में है कि यार ठीक है, SIP से काम चल रहा है, वो एक फोर्स सेविंग है, चले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे डायरेक्ट इक्विटी भी अब इंटरेस्ट कर रहा है। आप देख ही रहे हो चारों तरफ सब अब डायरेक्ट इक्विटी की बात कर रहे हैं। हाउ डू आई स्टार्ट दैट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी? तो मैं तो ये कहूँगा कि आप डायरेक्ट इक्विटी कोई भी इंसान कर सकता है। ये कॉमन सेंसिकल है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोवाइडेड आप उसमें समय डालो, आप उसको समझने की कोशिश करो कि ये कैसे होता है। कितना समय चाहिए? इंडिया में लेबर कॉस्ट $200 है, चाइना में $800 है अभी। Oh my God! लोग बोलते थे वहाँ सस्ता है। So finally, it's the conviction on the promoter and their ability to go through tough times. Right? 80% of the returns of any stock is explained by the management quality. ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। हाँ, मैनेजमेंट क्वालिटी, इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश कर देना। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। अब ऐसा हुआ होगा कि कोई और कंपनी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर गई, आप उसको पकड़े नहीं, तो उस समय क्या फीलिंग आती है? क्योंकि ये फोमो वाली फीलिंग तो हर समय रहती है ना कि वो बेटर कर गया, मैं तो गलत कंपनी में अटका रह गया। सो लेट्स गो बैक टू दिस इंडिया स्टोरी। और जो आपने डेटा कन्विक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ गई। फिर आप जब बोल रहे थे ना, रोंगटे खड़े हो रहे थे, अरे बाबा मैं उठ जाऊँ बस, अभी मैं कुछ कर लूँ इंडिया में। तो यहाँ से अगर कुछ थीम्स, मार्केट ऑल टाइम हाई है तो वो शायद महंगा ही रहेगा। अगर इंडिया इतना अच्छा स्टोरी है तो महंगा ही रहेगा ना मार्केट। पहली बात तो इंडिया महंगा नहीं है। अच्छा, महंगा नहीं है। आज भी 10 साल की निफ्टी के एवरेज पे इंडिया की पी सी वैल्यूएशन इज फंक्शन ऑफ 3 थिंग्स, ROE, अर्निंग्स ग्रोथ एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर। राइट। और मैं लास्टली आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो थोड़ा मैक्रो लेवल पे है। इंडिया अगले मुझे नहीं 5 साल या 10 साल जो भी पीरियड है, करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बनने जा रही है।